गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन नंबर 1 रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं पढ़ेंगे। तो आज से हम लेसन नंबर 1 शुरू कर रहे हैं और लेसन नंबर 1 अपना है रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं। इस रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाओं में देखिए, इस लेसन नंबर 1 में हमको सबसे पहले पढ़ना है रसायन विज्ञान की डेफिनेशन। फिर हम बात करेंगे रसायन विज्ञान के इतिहास के बारे में, थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। फिर रसायन विज्ञान का महत्व थोड़ा बहुत उसको भी पढ़ना है। उसके बाद में द्रव्य यानी कि पदार्थ, परिभाषा, पदार्थ की अवस्थाएं, फिर इसमें हमको जो मापन की पद्धतियां हैं वो पढ़नी है। इधर से हम चलें तो सार्थक अंक, वैज्ञानिक संकेतन, मोलरता, मोललता, परमाणु भार, अणुभार, मोल अवधारणा, यानी बहुत कुछ पढ़ना है। और हमारे जितने भी लेसन हैं उन लेसनों के लिए, लेसन्स के लिए हम कह सकते हैं कि पहला लेसन जो हमारा है वो आधार है। तो ये प्रत्येक स्टूडेंट को समझना जरूरी है। सबसे पहले हम बात करेंगे रसायन विज्ञान की डेफिनेशन कि रसायन विज्ञान क्या है। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसी पदार्थ की संरचना, संगठन, गुणधर्म एवं विभिन्न अभिक्रिया की क्रियाविधियों का अध्ययन किया जाता है। अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाती है। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसी पदार्थ की संरचना, संगठन, गुणधर्म एवं विभिन्न अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाती है। इस रसायन विज्ञान की बहुत सी शाखाएं हैं, जैसे कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, भौतिक रसायन, विश्लेषणात्मक रसायन, भू रसायन, जैव रसायन, पर्यावरणीय रसायन, प्रकाश रसायन, ऐसी बहुत सी इसकी क्या बनाई गई है, शाखाएं, ताकि इस रसायन विज्ञान के अध्ययन को आसान किया जा सके। अब हम बात करते हैं रसायन विज्ञान का इतिहास। देखिए, पुरातन काल में इस रसायन को, पुरातन काल में रसायन को रसायन शास्त्र, रसक्रिया, रसतंत्र या रस विद्या के नाम से जाना जाता था। पुरातन काल में रसायन को रसायन शास्त्र, रसक्रिया, रसतंत्र या रस विद्या के नाम से जाना जाता था। हम बात करें सिंध में मोहनजोदड़ो और पंजाब में हड़प्पा की, सिंध में तो मोहनजोदड़ो और पंजाब में हड़प्पा की खुदाई से ये पता चला है कि वहां भी रसायन विज्ञान बहुत विकसित था। यानी कि एक नियंत्रित, जब इनकी एक सीरियल से खुदाई की गई तो खुदाई में रसायन विज्ञान के बारे में बहुत जानकारी मिली है। यानी कि उस समय के जो लोग हैं वो पानी भरने के लिए जो पक्के मिट्टी के जो बर्तन हैं इनका उपयोग करते थे। पक्की ईंटों के उपयोग से मकान बनाए जाते थे। और हम बात करें कौटिल्य के अर्थशास्त्र में समुद्र से लवण प्राप्त करने की विधि का वर्णन किया गया है। रसोपनिषद में बारूद बनाने की जानकारी दी गई है। रसोपनिषद में बारूद बनाने की जानकारी दी गई है। तमिल साहित्य में पारा, कपूर, चारकोल साल्टपीटर, चारकोल
साल्ट पीटर, जिसे इंडियन साल्ट पीटर भी कहते हैं, इसका एक नाम हो रहा है इंडियन साल्ट पीटर। यह पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 की सहायता से विस्फोटक पदार्थ यानी कि बारूद बनाने का, मतलब एक तरीके से विस्फोटक पदार्थ बनाने का कार्य किया जाता है। तो यह आपको ध्यान रखना है कि रसोपनिषद में बारूद बनाने की जानकारी दी गई है। तमिल साहित्य में पारा, कपूर, गंधक और चारकोल साल्ट पीटर, जिसे इंडियन साल्ट पीटर भी कहते हैं, जिसका सूत्र है पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, के उपयोग से भी बारूद बनाने का कार्य यानी विस्फोटक पदार्थ बनाने का कार्य किया जाता था। नागार्जुन एक विख्यात रसायनज्ञ थे, एल्केमिस्ट थे। इनकी एक पुस्तक थी रस रत्नाकर, में भी विभिन्न रसायनों के बारे में जानकारी प्रदान की गई है। चक्रपाणी एक वैज्ञानिक था, ये चक्रपाणी। इस चक्रपाणी ने मर्क्यूरिक सल्फाइड HGS की खोज की। साबुन बनाने की यानी साबुन की खोज का श्रेय भी चक्रपाणी को ही जाता है। चक्रपाणी ने मर्क्यूरिक सल्फाइड की खोज की और साबुन की खोज का श्रेय भी किसको जाता है? चक्रपाणी को जाता है। एक ग्रंथ है सुश्रुत संहिता, इसमें क्षारकों का महत्व समझाया गया है। सुश्रुत संहिता में क्षारकों का महत्व समझाया गया है। हम बात करें एक और चरक संहिता, जो कि आयुर्वेद का सबसे पुराना ग्रंथ है। इस चरक संहिता में उन महान वैज्ञानिकों के बारे में वर्णन है जो सल्फ्यूरिक अम्ल, गंधक का अम्ल तथा विभिन्न प्रकार के कार्बोनेट, ऑक्साइड और सल्फेट बनाने में माहिर थे। उनका वर्णन किया गया है। इस चरक संहिता में जो परमाणु है, छोटे कण है, उनको अत्यधिक छोटा करने की विधि भी समझाई गई है। पदार्थों को छोटा करने की जो पद्धति है, उसको चरक संहिता में समझाया गया है। उसे कहते हैं नैनो टेक्नोलॉजी, यानी नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में भी चरक संहिता में स्पष्ट वर्णन किया गया है। मैं आपको बात बताऊं, आज हम जानते हैं कि परमाणुवाद की संकल्पना डाल्टन द्वारा प्रस्तुत की गई, लेकिन डाल्टन से भी बहुत पहले महर्षि कणाद, जिनका वास्तविक नाम था कश्यप, आचार्य कणाद, और इनका वास्तविक नाम था कश्यप, इन्होंने परमाणुवाद की संकल्पना को स्पष्ट कर दिया था और बताया था कि पदार्थ जो होता है, इसकी सबसे छोटा जो कण है उसे हम कहते हैं परमाणु या एटम। तो परमाणुवाद की संकल्पना को डाल्टन से कई वर्षों पहले आचार्य कणाद, जिनका वास्तविक नाम था कश्यप, के द्वारा एक्सप्लेनेशन कर दिया गया। तो इस प्रकार से हम जानते हैं ऋग्वेद है, इसमें चर्म संस्करण यानी चर्म शोधन और जो कपास को रंगने के बारे में जानकारी प्रदान की गई है। अथर्ववेद में विभिन्न रंजकों का वर्णन किया गया है। हल्दी वगैरह आदि से, सूरजमुखी वगैरह से रंजकों का निर्माण किया जाता था। तो ये तो है रसायन विज्ञान का इतिहास, जो भारत के लिए बात करें बहुत पुराना है। अब हम बात करते हैं रसायन विज्ञान का महत्व। इस रसायन विज्ञान का हमारे लिए क्या महत्व है? अब हम बात करेंगे रसायन विज्ञान के महत्व की। देखिए, रसायन विज्ञान के महत्व की यदि बात की जाए तो मैं आपको बताऊं सबसे पहले कि मैंने आपसे कहा था रसायन विज्ञान का अध्ययन करना एक ही जगह पर संभव नहीं है। इसलिए रसायन विज्ञान को अनेक शाखाओं में वर्गीकृत किया गया है। जैसे
कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, भौतिक रसायन, जैव रसायन, संश्लेषणात्मक या विश्लेषणात्मक रसायन, नाभिकीय रसायन, भू रसायन, पर्यावरणीय रसायन। तो ऐसे विभिन्न शाखाओं में इस रसायन विज्ञान को वर्गीकृत कर दिया गया है ताकि रसायन विज्ञान का अध्ययन आसानी से किया जा सके। देखो, रसायन विज्ञान के महत्व की हम बात करें तो आज साबुन है, अपमार्जक है, बहुलक है, यानी विभिन्न क्षेत्रों में रसायन विज्ञान का उपयोग किया जाता है और रसायन के अध्ययन के बाद ही इन पदार्थों का निर्माण संभव हुआ है। आज आप जानते हैं, कृषि के क्षेत्र की बात करें तो विभिन्न प्रकार के कीटनाशक, पीड़कनाशी, यदि हम बात करें उन्नत किस्म के जो बीज हैं, विभिन्न रासायनिक उर्वरक हैं, इनका निर्माण रसायन विज्ञान के अध्ययन के बाद ही संभव हुआ है। आज औषध के क्षेत्र की हम बात करें, औषधि के क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र में, तो देखिए जितनी भी केमिस्ट की दुकान पर ये जितने भी टैबलेट्स है, ऑइंटमेंट्स है, यानी ट्यूब है, सिरप है, ये सब क्या है? ये सब रसायन है और इन सब का जो निर्माण है वो रसायन विज्ञान के अध्ययन के बाद ही संभव हुआ है। मैं आपको विशेष 2-3 औषधियों के नाम बताता हूं। देखिए, कैंसर रोग के उपचार में टैक्सोल व सिस्प्लाटिन, कैंसर रोग के उपचार में टैक्सोल व सिस्प्लाटिन जैसी औषधियों का निर्माण किया गया है और यह सब रसायन विज्ञान के अध्ययन के बाद ही संभव हुआ है। इसी प्रकार एड्स रोग के उपचार में एजिडोथाइमिडिन, एजिडोथाइमिडिन नामक औषधि का निर्माण किया गया है और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं AZT से। तो रसायन विज्ञान के अध्ययन की सहायता से, देखो मैंने बताया, कैंसर रोग के उपचार के लिए टैक्सोल और सिस्प्लाटिन जैसी औषधियों का निर्माण किया गया। एड्स रोग के उपचार में एजिडोथाइमिडिन का उपयोग किया जाता है। तो इन रसायनों का जो निर्माण है, औषधियों का निर्माण है, रसायन विज्ञान के अध्ययन के बाद ही संभव हुआ है। आज हम बात करें, और भी हम बात करें, देखिए तो आप जानते हैं कि पर्यावरणीय क्षेत्र में भी रसायन विज्ञान का बहुत योगदान है। कैसे? हम जानते हैं, आपने नाम सुना होगा ओजोन परत क्षरण, ओजोन लेयर डिप्लेशन। इस ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने का कार्य मुख्य रूप से कौन करता है? जेट विमानों से निकलने वाले धुएं में होते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड। एक तो ये NO, नाइट्रिक ऑक्साइड। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, आप जानते हैं फ्रीज में, रेफ्रिजरेटर में फ्रेऑन गैस काम में ली जाती है और यह फ्रेऑन ऊपरी वायुमंडल में जाकर ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहलाती है ये। तो नाइट्रिक ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये क्या करते हैं? ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं। ओजोन परत के नुकसान होने से क्या हो रहा है? सूर्य से आने वाली हानिकारक और पराबैंगनी विकिरणें जो है वो कहां पहुंचती है? पृथ्वी पर, और पृथ्वी पर उसके गंभीर दुष्परिणाम हमको देखने को मिलते हैं। साथ ही टेम्परेचर में भी वृद्धि हो रही है। तो रसायन विज्ञान के अध्ययन की सहायता से आजकल क्या किया जा रहा है? इन गैसों का, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन हम किस में काम में लेते हैं? फ्रीज में काम में लेते हैं, फ्रेऑन। तो उसके स्थान पर कुछ ऐसे विकल्पों का उपयोग किया जाने लगा है जो ओजोन परत को नुकसान नहीं पहुंचाते। तो वर्तमान में रसायन विज्ञान के अध्ययन से इनके विकल्पों का निर्माण किया जाने लगा है, यानी फ्रीज में कुछ ऐसे रसायनों का उपयोग करते हैं फ्रेऑन की स्थान पर कि वह ओजोन परत को नुकसान ना पहुंचाए। आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हरित गृह प्रभाव को बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मुख्य हरित गृह गैस कौन सी है? CO2, मैथेन। तो इन गैसों के प्रबंधन की जो व्यवस्था है, इनका जो प्रबंधन किया जाता है वो रसायन विज्ञान के अध्ययन के बाद ही संभव हुआ है, ताकि हरित गृह प्रभाव में कमी की जा सके।
क्योंकि हम जानते हैं पृथ्वी का ताप लगातार बढ़ता जा रहा है और उसका मुख्य रीजन है वायुमंडलीय वायु में लगातार CO2 की मात्रा बढ़ती जा रही है, और CO2 की मात्रा बढ़ने से पृथ्वी का ताप निरंतर बढ़ता जा रहा है, जिसे ग्रीन हाउस इफेक्ट या हरित गृह प्रभाव कहते हैं। तो वर्तमान में रसायन विज्ञान के अध्ययन से ही संभव हुआ है कि CO2 का प्रबंधन किस प्रकार से किया जाए और हरित गृह प्रभाव में कमी लाई जाए। तो ये तो था रसायन विज्ञान का इतिहास और रसायन विज्ञान का थोड़ा बहुत महत्व। अब हम शुरू करते हैं इस लेसन को। तो देखो, हमारे जो न्यूमेरिकल्स के या क्वेश्चंस के हिसाब से देखा जाए तो ना तो कोई इतिहास इतना कोई विशेष है और ना ही इसका महत्व, क्योंकि शुरुआत यहाँ से होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे द्रव्य की। कि द्रव्य क्या है। देखिए, तो हमारा टॉपिक होगा द्रव्य की प्रकृति। ध्यान से सुनना। देखो, द्रव्य का तात्पर्य है पदार्थ, यानी कोई मैटर। द्रव्य का तात्पर्य क्या है? पदार्थ। अब परिभाषा क्या होगी? कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है तथा जो स्थान घेरती है। द्रव्य, कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है तथा जो स्थान घेरती है, द्रव्य या पदार्थ कहलाता है। आप देखिए, कोई भी वस्तु जिसे देखते हैं, चौक है, जिस जगह पर आप रख देंगे स्थान घेर लेगा। यदि आप ऊपर से इसको गिराएंगे तो चूंकि इसका द्रव्यमान है इसलिए गुरुत्व के कारण कहाँ जाएगा? नीचे की ओर। हम स्वयं है, कलम यानी पेन है, पुस्तक है, जो भी वस्तु आप देख रहे हैं वो सभी क्या है? द्रव्य है, क्योंकि कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है तथा जो स्थान घेरती है, द्रव्य कहलाता है। तो सबसे पहली चीज, द्रव्य की परिभाषा क्या होगी? कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है तथा जो स्थान घेरती है, द्रव्य कहलाता है। अब हम बात करते हैं द्रव्य की अवस्थाओं की। द्रव्य की अवस्थाएं देखिए, द्रव्य की 3 भौतिक अवस्थाएं होती है। पदार्थ कितनी भौतिक अवस्थाओं में पाया जाता है? 3 भौतिक अवस्थाओं में पाया जाता है। ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठोस को हम उसकी भौतिक अवस्था को रिप्रेजेंट कर देंगे स्मॉल एस से, द्रव के लिए लिक्विड यानी स्मॉल एल से, और गैस के लिए जी यानी स्मॉल जी से उनकी फिजिकल स्टेट यानी भौतिक अवस्थाओं को प्रदर्शित किया जाएगा। देखिए, जो ठोस होते हैं इनमें जो अवयवी कण होते हैं बहुत निकट यानी पास पास उपस्थित होते हैं। अर्थात ठोसों में अवयवी कणों के मध्य अंतराण्विक दूरियां बहुत कम होती है और अंतराण्विक आकर्षण बल बहुत प्रबल होते हैं। ठोसों में अवयवी कणों के मध्य अंतराण्विक दूरियां बहुत कम और अंतराण्विक आकर्षण बल प्रबल होते हैं, जबकि गैसों में अंतराण्विक दूरियां बहुत अधिक होती है, यानी गैसीय अणु बहुत दूर दूर होते हैं, अतः इनके मध्य आकर्षण बल जो होते हैं वो नगण्य माने जाते हैं। तथा द्रवों में अंतराण्विक दूरियां ठोसों की तुलना में अधिक और गैसों की तुलना में कम होती है, तथा आकर्षण बल ठोसों की तुलना में कम तथा गैसों की तुलना में प्रबल होते हैं। देखिए, हम बात करें ठोसों की तो हम जानते हैं ठोसों में आकार एवं आयतन कैसा होता है? निश्चित होता है। इनका आकार और आयतन निश्चित होता है। द्रव की देखो तो इनका आकार व आयतन कैसा है? निश्चित। ठोसों का आकार व आयतन कैसा होता है? निश्चित, क्योंकि इनमें अंतराण्विक दूरियां बहुत कम होती है, अणु पास पास होते हैं और आकर्षण बल बहुत प्रबल होते हैं। बात करें द्रव की, द्रव का आयतन निश्चित होता है
द्रव का आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। द्रव का आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार कैसा होता है? अनिश्चित। यानी कि किसी भी द्रव को जब किसी भी पात्र में डाला जाता है तो द्रव उसी पात्र की आकृति ग्रहण कर लेते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि द्रवों का आकार कैसा होता है? अनिश्चित होता है। गैसों में अवयवी कण बहुत दूर दूर होते हैं और इनके मध्य आकर्षण बल नगण्य होते हैं। अतः गैसों का आकार एवं आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है। आकार एवं आयतन दोनों ही कैसे होते हैं? अनिश्चित। तो ध्यान रखना, पदार्थ मुख्य रूप से तीन भौतिक अवस्थाओं में पाए जाते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोसों में आकार और आयतन निश्चित होता है, द्रवों में आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है, और गैसों में आकार एवं आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। फिर ध्यान से सुनना, ताप एवं दाब की परिस्थितियों को लगा करके इन पदार्थों की भौतिक अवस्थाओं को परिवर्तित किया जा सकता है। यानी पदार्थ को एक भौतिक अवस्था से दूसरी भौतिक अवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन यहां हमको संतुलन करना पड़ेगा किसके मध्य? ताप और दाब के मध्य। देखिए ध्यान से, यानी पदार्थों को ताप और दाब की निश्चित परिस्थितियों में एक अवस्था से दूसरी अवस्था में रूपांतरित किया जा सकता है। देखो, जैसे ठोस की बात करें, ठोस को यदि देखिए गर्म कर दें तो ठोस पिघलेगा और पिघलकर कौन सी अवस्था में चला जाएगा? द्रव अवस्था में। यदि द्रव को ठंडा कर दें तो द्रव को ठंडा करने पर पुनः वो कौन सी अवस्था में जा सकता है? ठोस अवस्था में। इसी प्रकार यदि द्रव को गर्म कर दें तो गर्म करने पर द्रव कौन सी अवस्था में चला जाएगा? गैस अवस्था में। गैस को पुनः ठंडा कर दें तो ठंडा करने पर वो पुनः कौन सी अवस्था में चला जाएगा? द्रव अवस्था में। यानी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदला जा सकता है ताप और दाब की परिस्थितियों को लगा करके। यानी ताप और दाब में परिवर्तन करके पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में रूपांतरित किया जा सकता है। जिसका एक एग्जाम्पल मैं लूं, देखिए जल, जिसका अणुसूत्र क्या है? H2O। जल का अणुसूत्र होता है H2O। अब देखो, जल को यदि मैं गर्म करूं तो जल को गर्म करने पर वो कौन सी अवस्था में चला जाएगा? वाष्प प्रावस्था में, यानी कि जल वाष्प। कौन सी अवस्था हो गई? गैस अवस्था। अब यदि इस जल वाष्प को पुनः ठंडा कर दें तो ठंडा करने पर यह पुनः द्रव अवस्था में आ जाएगा, यानी कि वापस जल बन जाएगा। यदि इस जल को ठंडा कर दें तो जल को ठंडा करने पर यह किस में बदल जाएगा? बर्फ में। बर्फ में बदल गया, यानी सॉलिड, और ये कैसा है? लिक्विड। और यदि बर्फ को गर्म कर दें तो गर्म करने पर यह पुनः किस में चला जाएगा? जल में, यानी लिक्विड अवस्था में। जबकि इन तीनों के अणुसूत्र क्या हैं? H2O। तो आप बताइए, ताप में परिवर्तन के आधार पर पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में रूपांतरित किया जा सकता है। तो याद रखना, ताप एवं दाब की परिस्थितियों में परिवर्तन करने से पदार्थ को एक भौतिक अवस्था से दूसरी भौतिक अवस्था में रूपांतरित किया जा सकता है। अब बारी आती है पदार्थ का, यानी द्रव्य का वर्गीकरण। देखिए, द्रव्य का मतलब वही पदार्थ का वर्गीकरण। देखिए, द्रव्य का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। सबसे पहली बात आती है पदार्थ की, और आप जानते हैं पदार्थ की जब हम बात करते हैं तो क्या बोलते हैं? कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है तथा जो स्थान घेरती है द्रव्य कहलाता है। इस द्रव्य को
मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है। हम एक तो मिश्रण और एक शुद्ध पदार्थ, द्रव्य को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, एक तो मिश्रण और एक शुद्ध पदार्थ। मिश्रण को पुनः दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। जबकि शुद्ध पदार्थ को मुख्य रूप से दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, तत्व और यौगिक। तो ये तो वर्गीकरण का चार्ट बना दिया मैंने। अब इनके बारे में पढ़ेंगे। देखो कि कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है तथा जो स्थान घेरती है द्रव्य कहलाता है। इस द्रव्य को दो भागों में वर्गीकृत किया गया, मिश्रण और शुद्ध पदार्थ। मिश्रण को पुनः दो भागों में बांटा, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। इसी प्रकार शुद्ध पदार्थ को भी हमने दो भागों में विभाजित कर दिया, तत्व और यौगिक। देखो सबसे पहले मैं बात करूंगा शुद्ध पदार्थ और मिश्रण की। द्रव्य की परिभाषा तो आपसे आती है। अब बारी आई शुद्ध पदार्थ। तो देखिए, वह पदार्थ जिसमें उपस्थित प्रत्येक घटक, यानी जितने भी घटक हैं उनका जो बोल सकते हैं कि रासायनिक संगठन है वो कैसा होता है, एक समान होता है। सभी घटक रासायनिक गुणों में कैसे होते हैं, एक समान होते हैं। ऐसे पदार्थ कहलाते हैं शुद्ध पदार्थ। यानी शुद्ध पदार्थ में उपस्थित प्रत्येक घटक एक निश्चित अनुपात में व्यवस्थित होते हैं, जबकि मिश्रण दो अथवा अधिक शुद्ध पदार्थों के संयोग से बनाए जाते हैं। यानी दो अथवा अधिक शुद्ध पदार्थों को मिला दिया जाए अनिश्चित अनुपात में, तो किसका निर्माण होता है, मिश्रण का निर्माण होता है। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को मिलाने से किसका निर्माण होता है, मिश्रण का निर्माण होता है। अब शुद्ध पदार्थों को जब मिलाकर मिश्रण बनाए जाते हैं तो शुद्ध पदार्थों का अनुपात निश्चित अथवा अनिश्चित हो सकता है। कैसे? देखो, मिश्रण को पुनः कितने भागों में विभाजित किया, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण की बात करूं तो जैसे शक्कर का जलीय विलयन, यानी शर्करा का जलीय विलयन या नमक का जलीय विलयन, हवा, ये क्या है, ये है समांगी मिश्रणों के उदाहरण। यानी जब दो घटकों को परस्पर मिलाया जाए, दो अलग अलग पदार्थों को आपस में मिलाया जाए और मिलाने पर दोनों घटकों को पृथक करने वाली कोई दीवार दिखाई न दे, तो इसका मतलब है ऐसा मिश्रण कौन सा मिश्रण होगा, समांगी मिश्रण होगा। जैसे शर्करा का जलीय विलयन, जब शक्कर को पानी में मिलाकर घोल दिया जाता है तो शक्कर पानी में पूर्णतः घुल जाती है। जब तक आप उसको टेस्ट नहीं करोगे तब तक हम ये नहीं बता पाएंगे कि उस जल में शक्कर घुली हुई है। यानी जब मिलाए गए दोनों घटकों को पृथक करने वाली कोई दीवार दिखाई न दे तो समझ जाइए मिश्रण कैसा होगा, समांगी मिश्रण। हवा, इस कमरे में या हमारे आसपास इस वायु में बहुत सारी गैसें उपस्थित है, लेकिन वो गैसें हमें दिखाई नहीं देती। इसका मतलब है क्या बना हुआ है, एक समांगी मिश्रण। तो उन घटकों के मध्य में कोई ऐसी पृथक रेखा दिखाई नहीं देती जो दोनों घटकों को अलग अलग कर सके, ऐसे मिश्रण कहलाते हैं समांगी मिश्रण। और यदि मिश्रण में उपस्थित जैसे दो या अधिक घटकों को अनिश्चित अनुपात में मिला दिया और उनको हम अलग अलग आसानी से पहचान लें, यानी उन घटकों के बीच में कोई दीवार दिखाई दे, तो समझ जाइए कौन सा मिश्रण है, विषमांगी। जैसे पानी में तेल मिला देते हैं तो पानी और तेल का मिश्रण एक विषमांगी मिश्रण है, क्योंकि दोनों परतें अलग अलग हो जाएंगी, दोनों घटक दिखाई देंगे। दाल में आप चावल मिला दीजिए तो दाल में चावल मिला देंगे तो दाल अलग और चावल अलग दिखाई देंगे। इसी प्रकार आप मान लीजिए चीनी में चावल मिला दो तो वो मिश्रण कैसा कहलाएगा, विषमांगी मिश्रण कहलाएगा। मिश्रणों को छानकर, बीनकर, ऊर्ध्वपातन, क्रिस्टलन आदि विधियों के माध्यम से अलग अलग किया जा सकता है। अब बारी आई
यानी ये भौतिक विधियां हैं और इन भौतिक विधियों के माध्यम से मिश्रण के घटकों को अलग अलग किया जा सकता है, चाहे छान कर सकते हो, बीन कर सकते हो, ऊर्ध्वपातन है, आसवन है, क्रिस्टलन है, इन विधियों के माध्यम से प्रत्येक घटक को अलग कर सकते हैं। बात आती है शुद्ध पदार्थ की। शुद्ध पदार्थ में क्या होता है, जो प्रत्येक घटक का उनका रासायनिक संगठन एक सा होता है तथा इनमें शुद्ध पदार्थों में जितने भी घटक उपस्थित है वो एक निश्चित अनुपात में व्यवस्थित होते हैं। जैसे तांबा, केवल तांबा, चांदी, सोना, ये क्या है, ये शुद्ध पदार्थ है, केवल तांबा। अब तांबे में यदि आप चांदी मिला देंगे तो वो कौन सा बन जाएगा, मिश्रण बन जाएगा। तो केवल तांबा है, चांदी है, सोना है, ग्लूकोज है, ये सब क्या है, शुद्ध पदार्थ है। अब शुद्ध पदार्थों को पुनः कितने भागों में विभाजित किया, तत्व और यौगिक, दो भागों में। देखिए, तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना हुआ समूह क्या कहलाता है, तत्व। यानी कि तत्व में एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। तो अब बताओ, जब एक ही प्रकार के परमाणु होंगे तो उनका रासायनिक संगठन कैसा होगा, सेम। रासायनिक रूप से वो कैसे होंगे, समान होंगे। जैसे सोडियम कोई तत्व है तो इसमें सोडियम के बहुत सारे क्या होंगे, परमाणु होंगे, जो आकार, रंग, रूप, आकृति सब में कैसे होंगे, सेम होंगे। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन तत्व में किसके परमाणु होंगे, सिर्फ हाइड्रोजन के परमाणु होंगे। तो तत्व तो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर किसका निर्माण होता है, तत्व का निर्माण होता है। बात आती है यौगिक की। देखो, दो भिन्न तत्वों के दो अलग अलग तत्व हों, उनके दो या अधिक परमाणु आपस में संयोजित होकर किसका निर्माण करते हैं, यौगिकों का निर्माण करते हैं। और किसी भी यौगिक में उपस्थित तत्व के जो परमाणु होते हैं वो निश्चित अनुपात में व्यवस्थित होते हैं। जैसे ग्लूकोज, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये क्या है, ये यौगिक हैं। दो या अधिक तत्वों के अलग अलग तत्व होंगे, उनके परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयोजित होकर के इन यौगिकों का निर्माण करते हैं।